हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य दुबे और एसटीडब्ल्यूपी इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस, और आज का हम लोगों का सोशल साइंस का पहला टॉपिक रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, आप लोगों को जैसे मालूम है कि क्लास 10th में आपका फर्स्ट जो है वो है नेशनलिज्म यूरोप, और उसके अंदर जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं उसमें आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आता है पहले। तो देखिए, यूरोप क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में है 44 कंट्रीज। और उन 44 कंट्रीज में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, वो हुई थी फ्रांस में। इसलिए वहां पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक नाइन्थ का रिकैप करवा देता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसकी शुरुआत हुई एक लुइस नाम का राजा था। ठीक है, लुइस 16, XVI, जो कि रोमन नंबर है। तो उसका क्या मतलब होता है, 16। ठीक है। तो एक लुइस नाम का राजा था, 16th नंबर का था। जो क्या हुआ, उस वो शासन पे आया। तो जब भी देखिए कोई राजा वगैरह शासन पे आते हैं, तो क्या होता है कि उनके पिताजी वगैरह ने पहले शासन किया होगा। ये उनके पिताजी जब शासन करते थे, तब उन लोगों के पास धन वगैरह रहा। ठीक है, संपत्ति रही। लेकिन जब लुइस आया, तो लुइस को वह धन और संपत्ति नहीं मिली। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए अपने पिताजी वगैरह हैं, तो वो अभी उन लोगों की जो भी खेती है या जो भी धन है संपत्ति है वो किसको मिलती है, हम लोगों को मिलती है। तो ऐसा लुइस को होना था, लेकिन क्या हुआ कि उसको उतनी संपत्ति नहीं मिली। अब जब उसको संपत्ति नहीं मिली, तो देखिए राजा तो वो बन गया, क्योंकि पहले से शासन करते आ रहे थे, तो वो राजा बन गया। राजा बन गया, लेकिन उसको उसके जो पैलेस वगैरह है या जो आर्मी है, अपना पूरा जो शासन मतलब जहां पर वो शासन कर रहा था फ्रांस में, उसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। पैलेस वगैरह उनको मेंटेन करना है, आर्मी को मेंटेन करना है, आर्मी को हथियार सप्लाई करना है, या जो भी चीजें हैं उन लोगों का रख रखाव करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इन लोगों के पास पैसा था नहीं ज्यादा। तो इसने क्या किया, दूसरे जो शासक, देखो ऐसा होता कि मान लीजिए आज इंडिया को पैसे की जरूरत है। हम लोगों को कुछ भी काम करना है, मान लीजिए हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा रेलवे का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इतने सारे जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोजेक्ट हुआ या और भी जो है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पे। तो सेम इन लोगों ने क्या किया, लुइस वगैरह ने पैसा लिया। जब इसने पैसा लिया, तो इसको जिसने भी पैसा दिया उसने क्या बोला, मैं आपसे 10% ज्यादा टैक्स लूंगा। मतलब जो नॉर्मल होता है वो तो ठीक है, ऊपर और 10% मैं आपसे ज्यादा पैसा लूंगा। देखिए, उनने भी क्या किया, इससे कमजोरी का फायदा उठाया कि यार हम इससे ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम था इसके पास पैसा नहीं, इसको तो पैसे की जरूरत है। तो ऐसा हुआ। ठीक है, इसने पैसा ले लिया। आप पैसा तो ले लिया है, लेकिन पैसा वापस चुकाना है। तो वापस चुकाना है, तो इसने क्या किया कि जो वहां के किसान वगैरह थे, किसान थे, वर्कर्स थे, उन लोगों से क्या बोला, देखिए जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, तो उस टाइम पे भी ये लोग टैक्स भरते थे। तो इनसे क्या बोला कि आप ज्यादा टैक्स दीजिए, क्योंकि देखो इसको तो इन लोगों को ज्यादा टैक्स वापस करना था। तो इनने क्या किया, इन लोगों से ज्यादा टैक्स भर लेना चालू कर दिया, किसान वगैरह से, जो आर्टिसियंस थे, जो वर्कर्स थे, मजदूर वर्ग थे, इनसे। देखिए क्या हुआ, उस टाइम पे फ्रांस में 3 रियासत में बटे हुए थे लोग। वो 3 रियासत कौन कौन सी थी। पहली थी अपनी क्लर्जी। ठीक है। दूसरी थी अपनी नोबिलिटी। और जो तीसरी थी, वो थी, जो तीसरी वाली थी ना, तीसरी रियासत थी, वो भी 2 पार्ट्स में बटी थी। एक में बिजनेसमैन वगैरह थे, या कुछ जागीरदार वगैरह थे। और जो थर्ड, मतलब उसी में जो सेकंड वाला था, उसमें कौन थे, पीसेंट थे, वर्कर्स थे, आर्टिसियंस थे। तो देखिए, 3 भागों में बटी हुई थी रियासत। पहला क्लर्जी, नोबिलिटी, फिर जो थर्ड वाला था वो भी 2 भागों में बटा हुआ था। तो क्लर्जी का मतलब क्या था, क्लर्जी का मतलब था जो वहां पे फादर्स वगैरह थे ना, पादरी, मतलब जिनका जो चर्च में रहते हैं।
तो उसमें क्लर्जी वगैरह आ जाते थे, नोबिलिटी में भी ऐसी उच्च वर्ग के लोग आ जाते थे। फिर जो थर्ड था, उसमें भी उन्होंने दो में बांट दिया कि जो थोड़े से सक्षम है उनको इस वाली कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद में एक और जो कैटेगरी थी उसमें डाल दिया उन्होंने मजदूर वर्ग को। पीसेंट मतलब हो जाता है किसान, मजदूर वर्ग या फिर जो छोटे मोटे आर्टिसियन थे। छोटे मोटे आर्टिसियन आप समझ रहे हो ना, आर्टिसियन उन्होंने इनको बोल दिया, लोहार वगैरह हो गए या जो भी हो गए, तो उन्होंने उनको आर्टिसियन बोल दिया है। अब क्या हुआ कि जो टैक्स का पूरा भार है वो किनके ऊपर आया, इन लोगों के ऊपर, पीसेंट्स के ऊपर, आर्टिसियन के ऊपर, इनके इन सब के ऊपर आ गया। क्योंकि देखिए तीन उसमें बांटा हुआ था, तो ये जो थे ना ये उच्च वर्ग के लोग थे, इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो इनसे उनने कुछ नहीं, उनने किसके ऊपर डाल दिया टैक्स का भार, इनके ऊपर। अब देखिए जो फ्रांस में लोग थे, फ्रांस में जो किसान थे, तो फ्रांस में जो 90% किसान थे ना उनके पास खुद की जमीनें नहीं थी। वो क्या करते थे, उनकी जमीन या तो उन लोगों के पास, कुछ के पास थी ही नहीं, या जिनके पास थी उनको किसने हथिया के रखा था, ये क्लर्जी लोगों ने। ये लोग अपने अंडर रखे थे, ये लोग बोलते थे ये जमीन हमारे चर्च के अंदर है या ये हम लोगों की जमीन है। तो ये क्या करते थे, ये जो जमीन है ना ये इन लोगों को दे देते थे। अपन लोग क्या कर रहे हैं देखिए, फील्ड लिख देते हैं, खेत लिख देते हैं। तो जो ये थे ना वो क्या करते थे, किसान लोगों को देते थे कि आप इन पे खेती कीजिए। पहले देखिए, ये जब उनको देते थे ना खेत, तो इनसे क्या करते थे, पैसा ले लेते थे कि हमने आपको खेत दिया है, उस पर खेती करने के लिए हमने आपको जमीन दी है तो हमको इतना पैसा दे दीजिए। इनने इनको पैसा दे दिया, चलिए ठीक है। फिर क्या रहता था कि अभी तो तुमने पैसा दे दिया, फिर जो उत्पादन होगा, जो फसल होगी, उसमें से भी हम लोगों को चाहिए है, ठीक है। तो जो उत्पादन हुआ उनमें से भी इनने ले लिया। अब थर्ड कौन सी चीज आ जाती है, थर्ड ये 10% वाला टैक्स वाली चीज आ जाती है गवर्नमेंट की। मतलब गवर्नमेंट का जो वहां पे शासन कर रहा था, लुइस की बोल दो, लुइस का शासक था। तो वो भी क्या करता था, अब जो उत्पादन हुआ उनमें से इनने ले लिया, और जो और कुछ बचा वो किसने ले लिया, ये टैक्स में चला गया, ये लुइस ने ले लिया। अब ऐसा हुआ कि एक तो बेचारों ने जमीन ली इन लोगों से पैसा देके, फिर उसके बाद में जो उत्पादन हुआ उसमें से भी पहले क्लर्जी को भी दे दिया, गवर्नमेंट को भी दे दिया। अब भाई इन लोगों के पास तो कुछ बच ही नहीं रहा था, किसान इससे बहुत परेशान, कि उनका तो ये हो रहा था कि जीना मुश्किल हो रहा था, उनकी तो दिनचर्या नहीं चल, मतलब हाँ दिनचर्या ही बोलूं, कि उनके तो जो डेली रूटीन्स होती हैं वही पूरी नहीं हो रही थी। सॉरी, डेली रूटीन्स बोला मैंने, हाँ डेली नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो देखिए अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो हम लोग बहुत परेशान हैं, कि ना हम लोगों को पैसा बच रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इन लोगों ने कैसे दिमाग लगाया कि कुछ स्कॉलर्स हुए, देखिए स्कॉलर्स कैसे, कुछ विद्वान लोग हुए। अब इनके जो बच्चे वगैरह हुए हैं होंगे या जो भी है, उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की। अब जब पढ़ाई लिखाई की तो उन लोगों के पास थोड़ा सा दिमाग आया कि यार हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोगों में भी इक्वलिटी आए। देखो फ्रांस रिवॉल्यूशन है ना, सबसे ज्यादा किसके ऊपर बेस्ड है, इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। तो उनने ऐसा क्या किया कि यार इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, हमसे टैक्स लेते हैं, हम पे बाकी और भी जुल्म करते हैं, कुछ भी काम हुआ तो बोला आप लोग कीजिए, इन लोगों को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, जब पढ़ाई लिखाई की तो इनको समझ में आया कि यार ये सब खेल किस चीज का है, पैसे का। यदि हम लोगों के पास भी थोड़ा पैसा आ जाए तो हम लोगों की भी थोड़ी सी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए ये अपना जो इतना पढ़ा ना, ये छोटा सा 9th क्लास का था। अब हम लोग इसमें जो आने वाले हैं 10th क्लास पे आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में यदि हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वो थोड़ा 10th क्लास का है। तो क्या होता है कि इन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों के पास भी पैसा आए। तो इनने दिमाग लगाया कि हम दो चीज पे काम करते हैं, एक ओवरसीज ट्रेड और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इनको समझ में आ गया कि हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरसीज ट्रेड, ठीक है। सेकंड, सेकंड हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन लोगों ने इन दो चीज पे काम किया। अब ओवरसीज ट्रेड समझ रहे हो आप, दूसरे देशों के साथ व्यापार। इन लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चालू किया। तो इनसे इन लोगों को काफी बेनिफिट हुआ।
इन लोगों के पास थोड़ा सा पैसे आने लगे। और सेकंड चीज इन लोगों ने क्या चालू की, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनने क्या किया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग अपने देश में स्थापित किए। जैसे कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए। इनसे क्या हुआ, इनने वस्तुएं बनाना चालू की। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने कपड़े बनाना चालू किए। अब कपड़े बनाना जब इनने चालू किए, तो कपड़े बनाना इनने चालू किए तो इनके कपड़े किन लोगों ने खरीदे, ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, क्लर्जी नोबिलिटी वगैरह। क्योंकि क्या होता था कि पहले तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह थी नहीं। जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी तो बाहर से मंगवाना पड़ते होंगे इनको, लेकिन जब इनके ही देश में ये सब वस्तुएं बनने लगी तो इनने बोला यार यहीं से लेते हैं। देखो नॉर्मल सी चीज है, हम किसी वस्तु को बाहर से मंगा रहे हैं, मान लीजिए इंडिया किसी वस्तु को बाहर से मंगा रहा है, तो वो क्या महंगी पड़ेगी। और यदि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होने लगे तो वो हम लोगों को सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ, जब यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, मैंने फॉर एग्जाम्पल कपड़ा बोला, और भी चीजों की जब यहीं पे होने लगी तो इनने खरीदना चालू किया। इन लोगों ने खरीदना चालू किया, दूसरा उनने इसको ट्रेड के माध्यम से दूसरे देशों में भेजाना चालू कर दिया, जो ओवरसीज ट्रेड था। तो उनसे क्या हुआ, इन लोगों के पास भी पैसा आने लगा। ये जो ये थे ना तीसरे, जो थर्ड स्टेट था, तीसरे रियासत के लोग थे जिसमें किसान वगैरह थे, इन लोगों के पास भी पैसा आने लगा। तो अब धीरे धीरे किस कैटेगरी में आने लगी, बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आने लगी। जब इन लोगों के पास पैसा आया तो यार इनने वही किया कि यार हम लोगों के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है ना। तो इन लोगों ने क्या, क्रांति चालू कर दी। क्रांति चालू कर दी इन लोगों ने, धीरे धीरे क्रांति की। वहां पे उनने संसद वगैरह या मतलब जो लेटर वगैरह लिखे कि नहीं हम लोगों के साथ भी, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए इस सब के लिए। तो ऐसे ने धीरे धीरे ऐसा ऐसा किया तो इन लोगों को वहां पे स्वतंत्रता मिली। अब स्वतंत्रता जब मिली, स्वतंत्रता इन लोगों को मिल गई, तो एक सेकंड, जब इन लोगों को स्वतंत्रता मिल गई, अब फ्रांस एक नए रूप में दिख रहा था, अलग रूप में। पहले क्या हुआ, लुइस का शासन था, इसका शासन हट गया, है ना। अब एक फ्रांस, नया फ्रांस उभर के आया। और वहां के जो स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने क्या बोला, वो देखिए उन लोगों ने एक लाइन बोली थी कि अब फ्रांस का भविष्य फ्रांस के लोग ही तय करेंगे। वो कैसे, वहां पे इसलिए क्योंकि अब वहां पे क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आ गया था, है ना। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम हमारा भविष्य खुद ही तय करेंगे। मान लीजिए इंडिया में क्या अभी डेमोक्रेसी है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारा सरपंच, मैं सबसे नीचे से चालू कर रहा हूँ, यदि हम लोग गांव में रहते हैं तो हमारा सरपंच या हमारा पार्षद हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, या उसके बाद एमएलए होते हैं, वो कौन सिलेक्ट करता है, हम ही लोग सिलेक्ट करते हैं ना। तो यही है कि अब हमारा भविष्य हम ही सिलेक्ट करेंगे, तो हम ही सिलेक्ट करेंगे कि हमको किसको शासन कराना है, मतलब कौन हमारे ऊपर रहेगा, जो हम लोगों को अच्छे से संभालेगा, हमारी सिटीज को अच्छे से संभालेगा, या और ऊपर चले जाए तो हमारे देश को अच्छे से संभालेगा। ये कौन सिलेक्ट करता है, हम ही लोग। तो फ्रांस में क्या हुआ, वहां के विद्वान लोगों ने क्या बोला कि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी। फ्रांस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आएगी तो इससे क्या होगा कि हम, हमारा देश व्यवस्थित चलेगा। अब ये सब आया, है ना। ये सब आने के बाद में वहां पे क्या हुआ, देखिए सबसे पहले जब डेमोक्रेसी आती है तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई नेता वगैरह या वो जीत गया, चुनाव जीत गया, तो अब क्या होता है, सबसे पहले शपथ ग्रहण होता है। तो धीरे धीरे वहीं पे ये सब चीजें चालू हुई कि शपथ ग्रहण चालू हुआ। मतलब देश आजाद होने के बाद उनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उसमें क्या था, उसी में इंक्लूड था ये शपथ ग्रहण वगैरह। फिर उन लोगों ने अपना एक नेशनल एंथम बनाया, एक नेशनल एंथम बन गया। फिर वहां पे उनने नेशनल एंथम के साथ साथ में एक जुडिशरी वगैरह बनाई, मतलब कैसा कैसा कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब उनने तय किया। उसके बाद उन लोगों ने, देखिए सबसे बड़ी चीज वहां पे ना भी वो भी नहीं था अपना, कोई झंडा नहीं था फ्रांस के, सब लोग कुछ भी, क्योंकि देखिए इतनी रियासत वगैरह बटी थी, सब अपना अपना बना के रखे थे, तो एक ट्राई कलर, एक तीन कलर का उन्होंने झंडा बनाया, ये सब चीजें बनाई। जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया, ये सब कानून वगैरह बन गए, तो क्या हुआ, वो जो अभी अपन लोग बात कर रहे थे ना, टैक्स वगैरह लिया जा रहा था, सबसे पहले ये चीज खत्म हुई, टैक्स वगैरह खत्म हो गया। ये जो लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था कि वो क्लर्जी वगैरह को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था,
ये खत्म हुआ। ये सब चीजें वहां पर क्या है, धीरे धीरे खत्म हुई, है ना। ये सब खत्म होने के बाद क्या हुआ कि उनने फिर एक और चीज क्या लेके आए, वो लेके आए कि यहाँ पे सबसे एक सबसे बड़ी चीज थी, क्या थी कि भाषा में बहुत विविधता थी। मतलब मान लीजिए कुछ दूर पे जाकर कोई लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं, दूसरा, और आप दूसरे स्टेट में चले गए तो लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले उस पर काम किया। तो उनने क्या वहां पे फिर कौन सी लैंग्वेज आई, जो फ्रांस की है अपनी, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज आई। उन लोगों ने बोला कि जो भी सब काम है, मतलब जो भी बातचीत है वो किस चीज में, किस लैंग्वेज में होगी, फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच में होगी। और सेकंड चीज, जो भी रिटर्न है वो वहां पे किस चीज में बोला, पेरिस, इस लैंग्वेज में किया जाएगा, जो भी रिटर्न वगैरह वर्क है वो सब। तो उन लोगों ने फिर इसके बाद इस चीज को भी खत्म कर दिया, लैंग्वेज वगैरह की चीज में। ठीक है, ये सब हो गया। फिर क्या हुआ, एक, फिर क्या हुआ, ये सब चीज उन्होंने धीरे धीरे एंड की। अब क्या हुआ, उनने खुद के देश को तो आजाद करा लिया, लेकिन जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें और भी कितने सारे देश हैं, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, बहुत सारे देश हैं। तो इनने क्या किया कि हमारा तो हो गया है देश आजाद। अब इनने धीरे धीरे क्या किया कि जो दूसरे देश गुलाम थे, कोई राजा के अधीन थे या जिसके भी अधीन थे, इनने क्या किया कि अब उनको हम आजाद कराना चालू करेंगे। ये सब चल रहा था, उसी के बीच में कौन आया, उसी के बीच में आया नेपोलियन। इन सब के बीच में कौन आया, नेपोलियन आया। तो ये जो बात चल रही थी ना अपनी, कि ये टब टैक्स खत्म किए या सब खत्म किया, ये किसके अंडर हुए थे, ये हुए थे नेपोलियन। नेपोलियन कोड था एक, जिसको जिसको क्या बोला जाता था, सिविल कोड भी बोला जाता था। ये आप लोग याद रखिएगा, सिविल कोड 1804, ये था। इसके अंदर ये सब हुआ कि जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, ये सब, ये तो है नहीं कि यार, मतलब इसने ऐसा बोला कि ये सब इनका बर्थ राइट अधिकार तो है नहीं, कोई जन्मसिद्ध अधिकार तो है नहीं, ये यहीं पे आके इन लोगों को देना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए और हम लोगों को नहीं मिले। तो सबसे पहले ये सब किस चीज के अंदर, किस में खत्म हुए, ये सिविल कोड के अंदर ये सब चीजें खत्म हुई। जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ये जो टैक्स वगैरह था, या जो वो पादरी, मतलब जागीर एक सेकेंड, जो जागीरदारी वाला सिस्टम था, ये सब किस चीज के, किस में खत्म हुआ, इसमें खत्म हुआ। अब इसका शासन चल रहा था। लोगों को क्या लगा पहले तो कि यार ये नेपोलियन का शासन आ रहा है, मतलब फिर से वही सब चीज चालू हो जाएगी फिर से। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने ये सब चीजों को एंड किया। अब वो जो मैं बात कर रहा था कि दूसरे देशों को आजाद कराना था, वो वाली बात चल रही थी। अब फ्रांस के लोग थे जो, वो अपनी नई नई जो फ्रीडम मिली थी उनको, नई नई आजादी मिली थी, उसको एंजॉय कर रहे थे। फिर इसमें एक लाइन आती है कि जो उनकी आजादी थी ना, वो जल्दी मायूसियत में बदल गई। मतलब जो उनकी खुशी थी, उत्सुकता थी, वो मायूसियत में बदल गई। वो कैसे बदली, कि जब इनका चल रहा था कि हमको दूसरे देश वगैरह को भी आजाद कराना है, दूसरे देश को आजाद कराना है, तो उसके बीच में इन देशों को आजाद तो कराना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका शासन खत्म हुआ। ये तो है नहीं कि भाई एक ही शासन कर, एक ही चीज, एक ही राजा, या मान लीजिए कोई भी अपने जैसे सीएम वगैरह होते हैं या विधायक वगैरह होते हैं, ये तो नहीं है कि एक ही शासन करते रहेगा, 5 साल करेगा, 10 साल चलेगा, उसके बाद चेंज होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी चेंज हुए। जब चेंज हुए तो फिर से थोड़े से वहां के हालात बिगड़ने लगे, फिर से यही सब चीजें चलने लगी कि जो जागीरदारी वाला सिस्टम था, या जो टैक्स वाला था, या जो लोगों के ऊपर थोड़े से जुल्म हो रहे थे, फिर से यही सब चलने लगा, है ना। अब उसमें क्या आता है, अगला पार्ट आता है उसमें कि ये जो फिर से जो सिस्टम चालू हुआ, इसको कैसे हटाया गया। देखिए सुधार तो था फ्रांस में, ऐसा नहीं था कि सुधार नहीं था, लेकिन ये सब चीजें थी, इनको और उनने कैसे सुधारा और कैसे रिफॉर्म की ओर ले गए, वो उसमें आगे अगला वाला टॉपिक है हम लोगों का। ठीक है ना, एक सेकेंड।